विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल भोज एकेडमी में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं कक्षा 10वीं की जो हाई स्कूल परीक्षा भी चल रही है, तो इसका सामाजिक विज्ञान विषय का जो पेपर हो चुका है उसका पूरा हल किया हुआ मॉडल आंसर। तो देखिए, यह सत्र 2022 का पेपर है और इसके लिए समय सीमा 3 घंटे की और 80 मार्क्स का पेपर था। तो देखते हैं हम सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न। सही विकल्प चुन करके लिखिए। तो फ्रेडरिक सारियू कहाँ के कलाकार थे? यह फ्रांस के कलाकार थे। उसके बाद में देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था, यह 1914 में प्रारंभ हुआ था। मुंबई की प्रथम कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुई, किस सन में स्थापित हुई? तो यह 1854 में स्थापित हुई थी। उसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर योजना प्रारंभ हुई थी 1973 में। उसके बाद में देखते हैं एक उद्योग जो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है वह है सीमेंट उद्योग। उसके बाद देखिए बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम थे। और रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियू ने खालिस्तान चित्र, तो 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई थी। फिर देखिए श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति कब हुई? तो यह 18 मई 2009 में हुई। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। एक प्रजातांत्रिक सरकार खालिस्तान के प्रति उत्तरदायी होती है, तो जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। सांप्रदायिक खालिस्तान के मार्ग में एक बाधा है, तो सांप्रदायिकता लोकतंत्र एवं राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधा है। भारत में सर्वाधिक साक्षर राज्य केरल है। भारत में खालिस्तान अनुपात में श्रमिक असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं, तो बड़े अनुपात में श्रमिक असंगठित रूप में कार्य करते हैं। वंदे मातरम की रचना किसने की? तो वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। हिंद स्वराज्य की रचना महात्मा गांधी के द्वारा हुई। गुलामगिरी ज्योतिरादित्य फूले ने लिखा था। और प्रेस कानून की पुनर्समीक्षा यह गवर्नर जनरल बेंटिंग। भारत में वैश्वीकरण का प्रारंभ हुआ तो 1991 में। और ISI क्या है? तो यह औद्योगिक मार्ग है। इसके बाद में हम देखते हैं अगला प्रश्न। एक शब्द में उत्तर दो, 1 अंक वाले प्रश्न है। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में आई? तो इंग्लैंड में आई। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? पश्चिमी बंगाल राज्य में है। मंदिर बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। भारत की 2 खाद्यान्न फसलें चावल और गेहूं, यह प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं। प्रतिरक्षा और विदेशी मामले की सूची के अंतर्गत आते हैं, तो संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। सामाजिक विभाजनों का प्रमुख आधार जन्म है। भारत में केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करते हैं। उसके बाद देखते हैं हम सत्य असत्य। तो देखिए उत्पत्ति के आधार पर जैव एवं अजैव संसाधन है, सत्य। फिर देखिए भूमि एक असीमित संसाधन है, यह असत्य हुआ। और एंथ्रासाइट एक उच्च कोटि का कोयला है, सत्य। बंदरगाह जल तथा थल के मिलन स्थल को कहा जाता है, तो यह भी सत्य है। यूरोपियन संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स है, सत्य। लैंगिक समानता के आधार स्त्री और पुरुष की जैविक बनावट है, तो यह असत्य है। उसके बाद देखते हैं हम 2 अंक वाले प्रश्न। औद्योगिक उत्पादन से क्या आशय है? जब हम औद्योगिक उत्पादन की बात करते हैं तो हमारा आशय फैक्ट्रियों में होने वाले उत्पादन से है। जमशेदजी जीजीभोई कौन थे? जमशेदजी एक पारसी समुदाय के बेटे थे। अपने समय के बहुत सारे लोगों की तरह उन्होंने भी चीन के साथ व्यापार और जहाज रानी का कार्य किया था। उनके पास जहाज़ों का विशाल बेड़ा था और अंग्रेज और अमेरिकी जहाज कंपनियों के साथ हुए प्रतिस्पर्धा में बाद में उनको नुकसान हो चुका था। फिर देखिए गाथा गीत से क्या आशय है? कथा वृत्तांत प्राचीन काल की ऐतिहासिक कथा है जिसमें लोगों के गौरव की बात का वर्णन हो, गाथा गीत कहा जाता है। प्लानेट से क्या आशय है? तो लेटर प्रेस छपाई में प्लानेट एक बोर्ड होता है जिसे कागज के पीछे दबाकर टाइप की छाप ली जाती है और पहले यह बोर्ड काठ का होता था, बाद में इस्पात का बनने लगा। मृदा अपरदन से क्या आशय है? मृदा के कटाव या बहाव की प्रक्रिया मृदा अपरदन कहलाती है। बांगर क्या है? पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहा जाता है। यह नदियों द्वारा निर्मित प्राचीन मृदा है। यह कम जल उपजाऊ होती है। अभ्यारण्य किसे कहते हैं? अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यानों के समान ही होते हैं। ये वन्य प्राणियों
को संरक्षित और प्रजातियों को सुरक्षित करने के लिए प्राकृतिक स्थल यहाँ बिना अनुमति के कोई भी शिकार नहीं हो सकता। फिर देखते हैं केंद्रीय वन आयोग क्या है। केंद्रीय सरकार ने 1965 में केंद्रीय वन आयोग की आंकड़े एवं सूचना एकत्रित करने के लिए इसकी स्थापना की थी। तकनीकी सूचनाओं को प्रसारित करना तथा बाजारों का अध्ययन करना और वन विभाग में सभी संस्थाओं के कार्यों को समन्वित करना केंद्रीय ये वन आयोग है। उसके बाद देखते हैं नगद एवं व्यापारिक फसल क्या है। नगद या व्यापारिक फसलों से आशय उन फसलों से है जो प्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए उत्पन्न होती है और किंतु उन्हें बेचकर नगद प्राप्ति की जाती है, इसे नगद फसल कहा जाता है। जैसे कि कपास है, चाय, कॉफी, तिलहन और सोयाबीन। उसके बाद में जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है? तो जूट को भारत का सुनहरा रेशा इसलिए कहा जाता है क्योंकि से रेशा सोने की तरह चमकीला होता है और उसे बहुत उपयोग और सस्ता और व्यापारिक महत्व का होने से सुनहरा रेशा कहा जाता है। समरूप समाज से क्या आशय है? समरूप समाज ऐसा समाज जिसमें सामुदायिक, सांस्कृतिक या जाति विभिन्नताएं ज्यादा गहरी नहीं होती। अश्वेत शक्ति आंदोलन से क्या आशय है? यह आंदोलन 1966 में उभरा और 1975 तक चला था। नस्लवाद को लेकर यह आंदोलन चला और ज़्यादा उग्र रहा। इसका यह भी मानना था कि अमेरिका से नस्लवाद को मिटा दिया जाए और हिंसा का सहारा होने से भी यह हर्ज नहीं था। तो इस प्रकार से यह अश्वेत शक्ति आंदोलन था। उसके बाद देखते हैं लोकतंत्र में निर्णय लेने में देरी का क्या कारण है। तो लोकतंत्र में निर्णय सोच समझ कर तथा विचार विमर्श करके लिया जाता है, इस कारण से निर्णय लेने में देरी होती है। आर्थिक विकास किस कारक पर निर्भर होता है? तो जनसंख्या का आकार और राष्ट्र की औद्योगिक स्थिति पर निर्भर करता है। मुद्रा क्या है? वह वस्तु जो वस्तुओं और सेवाओं के खरीदने एवं ऋणों का भुगतान करने के लिए स्वीकार की जाती है, मुद्रा कहलाती है। विकास के लिए ऋण की भूमिका, तो औद्योगिक विकास के लिए ऋण लेकर विकास किया जा सकता है, विविध प्रकार के विकास के लिए ऋण लेकर के विकास किया जा सकता है। वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करने को वैश्वीकरण कहा जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनी से क्या आशय है? एक से अधिक देशों में उत्पादन करने वाली कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। फिर आता है काला बाजारी से क्या आशय है? तो जब उत्पादन एवं व्यापारी आवश्यक वस्तु को जमाखोरी कर लेते हैं तो उन वस्तुओं का मूल्य बाजार में बढ़ जाता है। व्यवस्थापूर्ण उपभोक्ताओं को उन्हीं ऊंचे मूल्य पर वस्तुओं को खरीदना पड़ता है तथा यदि सरकार उन वस्तुओं की राशनिंग कर देती है तो यही वस्तु काला बाजारी में बिकने के लिए आ जाती है, इसे ही काला बाजारी कहा जाता है। फिर अथवा वाला प्रश्न है, सूचना का अधिकार किसे कहा जाता है? भारत सरकार ने वर्ष 2005 में सूचना प्राप्त करने का अधिकार राइट टू इन्फॉर्मेशन के नाम से जानने वाला कानून बनाया। यह कानून सरकारी विभागों के कार्यकलापों की सभी सूचनाएं पाने के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। उसके बाद में 3 अंक वाले प्रश्न देखिए, स्टेपल, फूलर या कार्डिंग किसे कहा जाता है? तो ऐसा व्यक्ति जो रेशों के हिसाब से ऊन को स्टेपल करता है या छांटता है उसे स्टेपल कहा जाता है। फूलर ऐसा व्यक्ति जो फूल करता है यानी चुन्नटों के सहारे कपड़े को समेटता है, फूलर कहा जाता है। कार्डिंग वह प्रक्रिया जिसमें कपास या ऊन आदि रेशों को कताई के लिए तैयार किया जाता है, कार्डिंग कहलाता है। इसी का अथवा है 1840 के दशक के बाद कोयला रोजगार की स्थिति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। 1840 के दशक के बाद शहरों में निर्माण की गतिविधियां तेजी से बढ़ गई, लोगों के लिए नए रोजगार अवसर पैदा हुए और सड़कों को चौड़ा किया गया, नए रेलवे स्टेशन बने और रेलवे लाइनों का विस्तार किया गया, सुरंग बनाई गई, निकासी और सीवर लाइन बिछाई गई और नदियों के तटबंध बनाए गए। परिवहन उद्योगों में कार्य करने वालों की संख्या 1840 के दशक में दोगुनी और अगले 30 सालों में एक बार फिर दोगुनी हो गई। इसके बाद में हम अगला प्रश्न देखते हैं, हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? तो खनिज प्रकृति की अनुपम देन है, करोड़ों वर्षों में खनिज पैदा होती है, उनकी मात्रा सीमित है। मानव विकास के नाम पर प्रकृति का दोहन निर्बाध रूप से करता है, इससे खनिजों की आवश्यकता भारी कमी आई है। परिणाम स्वरूप आने वाले समय में देखने को मिलता है कि मूल्यवान और उपयोगी खनिजों के दोहन में स्पर्धा इतनी बढ़ जाएगी कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण करने को भी नहीं चुकेगा। खनिज पदार्थ के असंयमित दोहन से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ता है, वहीं
वहीं उसके अत्यधिक उपयोग से वातावरण में प्रदूषण की मांग बढ़ रही है। इसलिए खनिज पदार्थों को भावी पीढ़ियों के उपयोग हेतु संरक्षण की आवश्यकता है। फिर देखते हैं हम आधारभूत उद्योग क्या है। वे उद्योग जो अन्य उद्योगों के आधार होते हैं, इनके उत्पादन अन्य उद्योगों के निर्माण और संचालन में काम आते हैं, जैसे कि लोहा इस्पात, तांबा प्रगलन और एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग। उसके बाद देखते हैं जल प्रदूषण को नियंत्रण करने के उपाय। तो उद्योगों में प्रयोग किए गए जल के उपचार की व्यवस्था कारखानों की स्थापना के साथ ही की जानी चाहिए। रासायनिक उद्योगों जो कि जल को सर्वाधिक प्रदूषित करते हैं को जलाशयों व नदियों से दूर रखना चाहिए। सड़कों के किनारे, कारखानों के निकट खाली स्थानों पर वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। उसके बाद में आता है राजनीतिक दल से क्या आशय है। तो राजनीतिक दल उन नागरिकों के संगठित समूह का नाम है जो एक ही राजनीतिक सिद्धांतों को मानते हैं और एक राजनीतिक इकाई के रूप में काम करते हैं, सरकार पर अपना अधिकार जमाने का प्रयत्न करते हैं। फिर उसी का अथवा है राजनीतिक दल की विशेषताएं लिखिए। तो देखिए कि राजनीतिक दल ऐसा संगठन है जिसका प्राथमिक उद्देश्य राजनीतिक नेतृत्व की प्राप्ति करना। दल में सदस्यता निरंतर बनी रहती है और यह राजनीतिक दल में अप्रत्यक्ष तंत्र होता है। उसके बाद में नक्शा हम आगे बताएंगे। उसके बाद देखिए कि अगला प्रश्न है लोकतंत्र की सफलता में बाधक किन्हीं 4 तत्वों को बताइए। तो इन 4 तत्वों का आपको वर्णन भी करना है। निर्धनता और बेरोजगारी, जातीय क्षेत्रीयता और भाषाएं समस्याएं, निरक्षरता और सामाजिक कुरीतियां। लोकतंत्र को की बाधाओं को दूर करने के उपाय। तो ये देखिए लोकतंत्र या प्रजातंत्र की बाधा एक ही होती है। निर्धनता और बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए शासन के साथ साथ सामाजिक जागरूकता की आवश्यकता है। व्यक्ति और समाज को मिलकर शासन की योजनाओं का लाभ उठाना, व्यावसायिक शिक्षा और स्वरोजगार के प्रयासों में भी तेजी की आवश्यकता है। शिक्षा के प्रति लोक चेतना को और अधिक विस्तार देने की आवश्यकता है। जातिवाद के विचार और क्षेत्रीयता की भावना और भाषाई अवरोध का संबंध नागरिकों की मानसिकता से है। इन विचारों में परिवर्तन के लिए कार्य किया जा सकता है। हमें देश में निरक्षरता को दूर करने के लिए सामूहिक प्रयास किया जाना चाहिए। देश में सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध कानून हो, किंतु अनेक लोगों को इन कानूनों से भय नहीं है और सामाजिक कानूनों का पालन सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए। प्रजातंत्र में भ्रष्टाचार को कम करना, उसे समाप्त करना और अपराधों के नियंत्रण के लिए अत्यधिक आवश्यक है। उसके बाद में हम देखते हैं जो प्रश्न इससे पहले आया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन करो। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है, इसका वर्णन देखिए। दिसंबर 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस के कार्य समिति को सविनय अवज्ञा आरंभ करने की स्वीकृति दी गई। वायसराय लॉर्ड इरविन ने लाहौर अधिवेशन के पूर्ण स्वाधीनता को इनकार कर दिया, परंतु गांधी जी अभी भी समझौते की आस में थे और उन्होंने 30 जनवरी 1931 को लॉर्ड इरविन को 11 मांगों पर मांगे प्रस्तुत की और गांधी जी ने यह भी घोषणा की कि यदि मांगे स्वीकार नहीं की जाएगी तो वे आंदोलन करेंगे। गांधी जी चाहते थे कि सरकार विनिमय की दर घटाए, भू राजस्व कम करे, पूर्ण नशाबंदी लागू हो, बंदूकों को रखने का लाइसेंस दिया जाए और नमक पर टैक्स समाप्त किया जाए, हिंसा को दूर किया जाए, राजनीतिक बंदी छोड़े जाए, गुप्तचर विभाग पर नियंत्रण किया जाए, सैनिक व्यय में 50% कमी हो और कपड़ों का आयात कम हो। इस प्रकार से यह मांगे जब वायसराय ने नहीं मांगी तो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। उसके बाद है उपभोक्ता जागरूकता के महत्व। तो बचत को प्रोत्साहन करना, अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना, उत्पादकों को शोषण से बचाना, हानिकारक वस्तुओं के उपयोग पर रोक। आपको इसका वर्णन भी करना है। फिर देखिए उपभोक्ता शोषण के 4 बिंदु। तो अज्ञानता, उदासीनता, एकाधिकार, टेलीमार्केटिंग और सीमित जानकारी। उसके बाद में हम देख अजमेर। तो अजमेर वाला जो भाग है यह आपका, यहाँ राजस्थान वाले स्थान में आपको अजमेर नोट करना था। उसी प्रकार से आया था आपका हजारीबाग। तो हजारीबाग इधर साइड में हजारीबाग आ जाता और बालाघाट यहाँ मध्य में आप डाल देते और उसी प्रकार से सुंदरगढ़ आया था। तो सुंदरगढ़ यहाँ आपको उड़ीसा वाले जो भाग है यहाँ पर सुंदरगढ़ आपको डालना था। और उसके अथवा में आया था रानीगंज। तो रानीगंज को आपको इधर जो झारखंड और इधर साइड का जो भाग है यहाँ पर रानीगंज डालना था। और कोरबा आया था जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में है। तो मध्य प्रदेश से लगा हुआ या छत्तीसगढ़ राज्य, यहाँ पर कोरबा डाले होते आपने। और विजयपुर मध्य प्रदेश में है।
और विजयपुर के बाद में सोनीपत, तो यह सोनीपत आपका हरियाणा, यह जो हरियाणा वाला क्षेत्र है यहाँ पर आपको सोनीपत डालना था। तो इस प्रकार से यह आपका नक्शा हो जाता। तो इसी प्रकार अगले वीडियो में हम कक्षा 9 के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों की जानकारी देंगे। तो लगातार वीडियो को प्राप्त कीजिए, और आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक छात्र छात्राओं तक शेयर करें। धन्यवाद।